बात करी थी पैलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस की, ठीक है। मॉड्यूल लाया कोई? तो इसमें आप देख सकते हैं पैलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस के बारे में दिया हुआ है, और साथ में एज डिटर्मिनेशन दिया हुआ है फॉसिल्स का, जो हाफ लाइफ पीरियड थे। ये सब एक बार रीडिंग मारने का, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, एनसीईआरटी में भी नहीं दिया हुआ है। और इवोल्यूशन ऑफ हॉर्स भी नहीं पढ़ना है आपको। जियोलॉजिकल टाइम स्केल के बारे में पेज 10 पर कुछ चीजें हैं, इनको मैं बता देता हूँ। देखो क्या था कि जब से हम लोग अर्थ बनी है, अर्थ पे जो रॉक्स की एज है उसके हिसाब से हम लोग पूरे अर्थ के आज तक के टाइम पीरियड को कुछ एराज, पीरियड्स और इपॉक्स में डिवाइड करते हैं। तो ये जो एराज हैं या पीरियड्स या इपॉक्स हैं, जिसमें हम इसको डिवाइड कर रहे हैं अर्थ के आज तक के सारे टाइम को, अब इसमें जैसे एजोइक तो आप समझते हैं, जब लाइफ नहीं थी उसे कहते हैं। इसके बाद आर्कियोजोइक, आर्कियोजोइक मतलब जब प्रिमिटिव लाइफ थी, मतलब ये कह लीजिए डॉन ऑफ लाइफ, जब लाइफ की शुरुआत हुई थी, इसको हम आर्कियोजोइक कहते हैं। इसके बाद प्रोटीरोजोइक, ये एराज हैं। फिर आया पेलियोजोइक, फिर मेसोजोइक, और आजकल का जो मॉडर्न है उसे कहा जाता है सिनोजोइक। अब इनको हम कुछ पीरियड्स में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे ना प्रोटीरोजोइक से हम लोग लेते हैं तो ये पीरियड्स है, जैसे कैम्ब्रियन, ऑर्डोविशियन, सिल्यूरियन, डेवोनियन, कार्बोनिफेरस और पर्मियन। ये तो हो गए प्रोटेरोजोइक के, पेलियोजोइक के। यानी पेलियोजोइक मतलब था, प्रोटेरोजोइक मतलब है अर्ली लाइफ, पेलियोजोइक मतलब एंशियंट लाइफ, मेसोजोइक मतलब मेडिवल लाइफ, और सिनोजोइक मतलब मॉडर्न लाइफ। अब मेसोजोइक को भी हम 3 पीरियड्स में डिवाइड करते हैं, और ये हैं ट्रायसिक, जुरासिक, सुने हैं ये सब? कभी नहीं सुने। और क्रिटेशियस। और जो सीनोजोइक यानी मॉडर्न है, इसको हम, इसको क्या बोलते हैं हम? इसमें एक तो है टर्शियरी और दूसरा है क्वार्टनरी। अब इसमें इपॉक्स को हम यहां लेते हैं, जैसे टर्शियरी था ना, इसमें कुछ इपॉक्स है, पेलियोसीन, इयोसीन, ओलिगोसीन, मायोसीन और प्लायोसीन। जबकि पहले तो प्लीस्टोसीन भी इसमें लेते थे, अभी इधर ले रहे हैं क्वार्टनरी में। और क्वार्टनरी में आते हैं प्लीस्टोसीन, और अभी हम जिसमें रह रहे हैं यानी कि होलोथीन। तो ये तो एक सीक्वेंस हो गया जो आपको याद रखना है। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीजें और क्या याद रखनी है कि ये जो कैम्ब्रियन से पहले के 2 हैं, इन्हें हम प्री कैम्ब्रियन भी कहते हैं। इसके बाद ऑर्डोविशियन के टाइम ना, इवोल्यूशन के सीक्वेंस में इन्वर्टिब्रेट्स डोमिनेट करते थे, तो इसको कहा जाता है एज ऑफ इन्वर्टिब्रेट्स।
इसके बाद वर्टिब्रेट्स अपीयर हुए सिल्यूरियन में, डेवोनियन में पाइसिस। आपको पता है वर्टिब्रेट्स का सीक्वेंस क्या है? पाइसिस, एम्फीबिया, रेप्टाइल, एविस, मैमल्स, है ना। तो मछलियां जो थी सबसे ज्यादा कब थी? डेवोनियन में। तो इसको एज ऑफ पाइसिस कहा जाता है या फिशेस कहा जाता है। जब भी किसी एक की एज होती है ना, तो उसके ऊपर वाली जो टेक्सा है उसका ओरिजिन होता है, क्योंकि उसमें खूब सारे वेरिएशंस क्रिएट होते हैं उसे अपनी एज के दौरान, अलग अलग जगह जाके रहते हैं वो, इससे नई एडॉप्टेशंस डेवलप होती हैं, इसको हम पढ़ेंगे बाद में, जिसको हम एडॉप्टिव रेडिएशंस कहते हैं। तो उसकी वजह से उसके ऊपर वाली टेक्सा डेवलप होती है। तो ये एज ऑफ पाइसिस थी, तो इसका मतलब ओरिजिन ऑफ एम्फीबिया। पाइसिस के ऊपर कौन आते हैं? एम्फीबिया। तो वो यही हुआ होगा। फिर कार्बोनिफेरस में इतने एम्फीबिया हो गए कि इसको हमने क्या कहा? एज ऑफ एम्फीबिया। और इन्हीं में से कुछ एम्फीबिया जो थे वो जमीन पे आके रहने लग गए, उनके अंदर एमनियोटिक एग्स डेवलप हो गए। तो एज ऑफ एम्फीबिया थी, तो ओरिजिन ऑफ रेप्टाइल्स कब हुआ था? कार्बोनिफेरस में। तो रेप्टाइल का ओरिजिन यहाँ हुआ, कार्बोनिफेरस में। रेप्टाइल के बाद कौन आए? एवीज या मैमल्स? मैमल। कौन से वाले? प्रोटोथीरिया। रेप्टाइल के बाद जो प्रोटोथीरिया मैमल आए वो यहाँ आ गए पर्मियन में। ये रेप्टाइल ही थे, बस अपने बच्चों को दूध पिलाते थे, तो हमने कहा एग लेइंग मैमल्स है। रेप्टाइल की तरह एग ले करते थे, सब कुछ वैसा ही था, बस अपने बच्चों को दूध पिलाते थे। प्रोटोथीरिया। अब प्रोटोथीरिया के बाद कौन आया? पाइसिस, एम्फीबिया, रेप्टाइल, प्रोटोथीरिया। अब बोलो, अब एथीरिया और यूथीरिया। तो इसके बाद यहाँ पर्मियन में प्रोटोथीरिया आ गया, तो ट्रायसिक तक एवीज। लेकिन इस दौरान क्या हुआ कि रेप्टाइल्स जो थे ना, वो ज्यादा तेजी के साथ डोमिनेट करने लग गए। ओरिजिन तो कार्बोनिफेरस में हो गया था, पर्मियन में थोड़ा और बढ़े, ट्रायसिक आते आते रेप्टाइल डोमिनेट करने लगे, और जुरासिक आते आते तो जाइंट रेप्टाइल्स हो गए, बड़े बड़े साइज वाले। तो जाइंट रेप्टाइल्स होने की वजह से जुरासिक को बोला जाता है एज ऑफ रेप्टाइल्स। डायनो मतलब जाइंट, सौर मतलब छिपकली, डायनासोर बड़ी छिपकली। तो एज ऑफ रेप्टाइल्स कौन सा था? जुरासिक। लेकिन इतने रेप्टाइल हो गए कि कुछ रेप्टाइल के अंदर एक एडॉप्टिव रेडिएशन क्या डेवलप हुआ? रिंग्स। तो ओरिजिन ऑफ एवीज भी यहीं कहीं हुआ था, ट्रायसिक और जुरासिक में। ठीक है। इसके बाद क्रिटेशियस में धूमकेतु गिरा तो रेप्टाइल मरे। अब धूमकेतु रेप्टाइल के सर पे तो गिरा नहीं, तो रेप्टाइल क्यों मरे? क्योंकि रेप्टाइल जो थे ना, बड़े बड़े जाइंट रेप्टाइल, खासतौर पर, सारे तो मरे नहीं, जाइंट वाले ज्यादा मरे। ये ना ठंडे खून के जानवर थे, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, रेप्टाइल्स। लेकिन इनका ब्लड वार्म था, खासतौर पर जाइंट रेप्टाइल्स का। एक्सोथर्मी एंडोथर्मी समझते हैं? एंडोथर्मी मतलब अंदर से अपने रिएक्शन से बॉडी को गर्म रखना, लेकिन इनमें एंडोथर्मी नहीं थी, इनमें एक्सोथर्मी थी। ये सोलर रेडिएशन से खुद को गर्म रखते थे। सोलर रेडिएशन से खुद, आपने देखा मगरमच्छ नदी किनारे पड़ा रहता है, धूप सेकता रहता है ना, तो वो भी इनका ही एक बचा हुआ पूर्वज है। तो जाइंट रेप्टाइल्स अपने खून को गर्म रखते थे सोलर रेडिएशन से, डायनासोर वगैरह। फिर क्या हुआ? धूमकेतु गिरा, रेडिएशन, डस्ट, सोलर रेडिएशन ट्रैप हो गए, आइस एज आने लग गई, ठंड पड़ने लग गई थोड़ी थोड़ी, तो डायनासोर अपना खून गर्म नहीं रख पाए, तो धीरे धीरे खत्म होने लग गए। तो क्रिटेशियस में धूमकेतु गिरा, दैट लेड टू डिक्लाइन ऑफ डायनासोर। डिक्लाइन ऑफ डायनासोर लेड टू द राइज ऑफ मैमल्स। क्यों? क्योंकि मैमल अपने खून को अंदर से गर्म रख सकते थे, एंडोथर्मी, वार्म ब्लडेड एनिमल्स थे ना वो। तो एवीज तो खैर इतने एडवांस एनिमल थे नहीं, तो एवीज भी राइज हुए, लेकिन मेनली मैमल्स को एडवांटेज मिला। और मैमल्स जिनकी कोई औकात नहीं थी उस समय, वो रेंगने वाले, अंडा देने वाले प्रोटोथीरिया थे सिर्फ, अब उनको पूरी अर्थ के रिसोर्सेज मिल गए, क्योंकि डायनासोर तो खत्म हो रहे थे, रेप्टाइल डिक्लाइन हुए, मैमल्स ने पिकअप किया क्योंकि वो वार्म ब्लडेड थे, अंदर से खून बॉडी को गर्म रख रहे थे। तो क्रिटेशियस के बाद मैमल्स का राइज हुआ, पेलियोसीन, इयोसीन, ओलिगोसीन, मायोसीन, प्लायोसीन में इतने ज्यादा मैमल्स हो गए, इसको हम कहते हैं एज ऑफ मैमल्स। जितना मैं यहाँ लिख रहा हूँ इतना ही याद रखना है आपको, इससे ज्यादा नहीं, पर इससे कम भी नहीं, है ना, ये सब पूछा जाता है। तो एज ऑफ मैमल्स, प्लायोसीन में इतने मैमल्स हो। देखो ना धूमकेतु गिरता है यहाँ, ना डायनासोर मरते, ना मेटाथीरिया और यूथीरिया, ना हम लोग आते।
डायनासोर ही डायनासोर होते हैं। नीट की तैयारी कर रहे हैं सारे डायनासोर, डायनो अकेडमी, वो डायनासोर इमोशंस दिखा रहे हैं, तो ये सब चल रहा है ना। लेकिन हाँ, मगरमच्छ के यहाँ तो खैर धूमकेतु गिरा, डायनासोर मरे और मैमल्स, एज ऑफ प्लीस्टोसीन में फर्स्ट मैन आया। ठीक है, तो ये एक सीक्वेंस है, कौन था वो फर्स्ट मैन वो बाद में देखो। तो ये एक सीक्वेंस है, आप चाहो तो इसको लिख लो, है ना। फिर हम मतलब इतना काफी है पैलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस में। यही आपकी टेबल भी बनी हुई है, टेबल में थोड़ा ज्यादा चीजें दी हैं, उसको भी आप पढ़ सकते हो, लेकिन जो यहाँ लिखा है इसमें से ही आएगा क्वेश्चन। और ये चीजें एनसीईआरटी में भी हैं, लेकिन बहुत स्टैगर्ड मैनर में है। आपने देखा होगा कहीं कुछ लिखा है, कहीं कुछ लिखा है, कहीं गायब है। इसके बाद एक ब्रीफ अकाउंट दिया है इवोल्यूशन का। इसकी आप रीडिंग मार सकते हैं। और आपने देखा होगा यहाँ पर मॉड्यूल में पेज नंबर 11 पे एक टेबल बनी हुई, एक वो चार्ट बना हुआ है जिसमें कुछ डायनासोर बने हुए हैं बहुत सारे, और फिर ऊपर है ना उसमें आजकल के मॉडर्न रेप्टाइल बने हुए हैं। पेज 12 पे भी है, और पेज 13 पे देखो एक और फूल पत्ती पेड़ पौधे बने हुए हैं, दिख रहे हैं आपको? स्केच ऑफ इवोल्यूशन ऑफ प्लांट्स, प्लांट फॉर्म थ्रू जियोलॉजिकल पीरियड्स। इसमें एक तरफ लिखा हुआ है पैलियोजोइक, मेसोजोइक और सिनोजोइक, और फिर खूब सारे, ये क्या है ये? और एक तो एनसीईआरटी के पीछे ही बना हुआ है कवर पेज पे। ये सब क्या है? इनके बारे में कोई खास थ्योरी एनसीईआरटी में नहीं है, तो थ्योरी हमने यहाँ लिख के दे दी है आपको मॉड्यूल में। आपको दिख रही है थ्योरी, इसको पढ़ जाना। इसी थ्योरी को मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ एक प्लांट वाला एग्जांपल लेके। तो अपने मॉड्यूल में आप लोग खोल के पेज नंबर, या एनसीईआरटी खोल के पेज नंबर 13 पे जो प्लांट वाला बना हुआ है इसको निकालो, या हम यहाँ निकाल लें इसको। हाँ, यही है ना? कौन सी वाली है? ये होनी चाहिए। ये कौन सी है भाई? ये तो गलत खुल गई। तो कैसे खोलेंगे? खोल रहा हूँ। ये आगे बनाओ, पीछे बना हुआ है, और डायनासोर वाला चैप्टर कौन सा है? 7? पहले तो 7 ही था, अब बदल गया होगा। क्या लगता है कौन सा होगा? 6? हाँ यही है। सही है। तो इसमें अरे उड़ा दिया क्या? अच्छा, डायग्राम उड़ा नहीं है नीचे।
क्या किया, क्या करें? क्या हो गया भाई, कैसे जाएगा ये? ऐसे बड़ा नहीं होगा ये। तुमको किसने बुलाया है यार बीच में? हाँ, अच्छा चलो यहाँ देखते हैं। चलो ये दिख रहा है आप लोगों को? तो इसमें देखो सबसे नीचे क्या लिखा है, क्लोरोफाइटा एंसेस्टर्स। क्लोरो मतलब ग्रीन, फाइटा मतलब तो ट्रैकियोफाइटा, और क्लोरोफाइटा और ट्रैकियो मतलब, है ना? तो क्लोरोफाइटा और ट्रैकियोफाइटा के बीच में एक पतली सी लाइन दिख रही है यहाँ, जो अचानक कार्बोनिफेरस में चौड़ी हो जाती है, और आप देख सकते हैं कि परमियन में और चौड़ी हो गई है, और ऊपर तक फिर ये इतनी ही चौड़ी है, देखो। और इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है, ब्रायोफाइट्स। यानी ब्रायोफाइट आज भी मिलते हैं। ये जो इसकी बैंडविड्थ है, ये जो चौड़ाई दिखा रही है, इसका मतलब है कि इनकी कितनी डाइवर्सिटी थी इस समय। और जो ये लाइन है, ये ओरिजिन है। तो बेसिकली ट्रैकियोफाइटा और क्लोरोफाइटा के बीच से ओरिजिन हुआ था किसका, ब्रायोफाइटा का। कब हुआ था, कार्बोनिफेरस में। हाँ, कलर कहाँ लाइट हो रहा है? नहीं नहीं, इसका कोई खास मतलब नहीं है कलर लाइट होने का। मतलब क्या था कि, है ना, जब डाइवर्सिटी इंक्रीज होती है या टोटल साइज ऑफ द पॉपुलेशन इंक्रीज होता है, जैसे एक्चुअली ये ओरिजिनल रूट्स हैं, इस टाइम पे इनकी ज्यादा डाइवर्सिटी हुआ करती थी। फिर इनमें से जो सर्वाइव करते गए वो ऊपर चले गए, इसलिए हल्का सा कलर लाइट किया है। पर टोटल जो साइज ऑफ द पॉपुलेशन है, आप उस विड्थ को देखो, इस डाइवर्सिटी में मत जाओ। मतलब साइज ऑफ द पॉपुलेशन भी आप देखो यहाँ से इंक्रीज होना शुरू हुआ कार्बोनिफेरस से। अब इससे क्या मतलब समझ में आया कि ट्रैकोफाइटा और क्लोरोफाइटा के बीच में ओरिजिन हुआ था किसका, ब्रायोफाइटा का। कब हुआ था, कार्बोनिफेरस में। ब्रायोफाइटा को बोलते हैं एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। और आपको पता है कार्बोनिफेरस इज द एज ऑफ, अभी अभी पढ़ाया, क्या पढ़ाया, एम्फीबिया। तो इससे क्या समझ में आया कि कार्बोनिफेरस वो वक्त था जब लाइफ ट्रेवल्ड फ्रॉम वाटर टू लैंड। प्लांट्स आए पहले, पहले प्लांट्स आए, और बाद में फिर एनिमल्स आए। ये बात समझ में आ रही है? क्वेश्चन आएगा, पहले कौन आया, प्लांट या एनिमल? पता है कि नहीं पता है? अब लिखा हुआ एनसीईआरटी में, है ना? तो कार्बोनिफेरस में फिर ये भी शुरू हो गए। इसी तरह से आप देखो ज़ोस्ट्रोफाइलम जो है, ये राइना टाइप प्लांट और ट्रैकोफाइटा के बीच से ओरिजिनेट हुए थे। इनकी पॉपुलेशन डेवोनियन में इंक्रीज होना शुरू हुई, कार्बोनिफेरस में ये दो में बट गया, आर्बोरिसेंट और हर्बेशियस। ये जो आर्बर मतलब समझते हैं ना, हर्ब, आर्बर मतलब ट्री, हर्ब मतलब, तो आप समझ सकते हैं कौन से बड़े हैं इसमें, कौन से छोटे हैं। मतलब आपको अगर थोड़ा भी ग्रीक लैटिन लैंग्वेज पे हल्का सा भी कमांड है, तो ये सब कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन वो जो लिखा है उसी में आंसर, रट रहे बैठ के, जोस्टरफाइलम, ट्रैकोफाइटा, साइलोफाइटोन, ये क्या होता है? अब ये इसको खुद पता करना, सारे नहीं बता रहा हूँ मैं, तो खुद तो मेहनत करो। तो ये हर्बेशियस जो थे छोटे वाले, ये आज भी पाए जाते हैं, ये सर्वाइव कर गए। लेकिन जो आर्बोरिसेंट थे वो परमियन के बाद सर्वाइव नहीं कर पाए। इधर जो साइलोफाइटोन है, ये मॉडर्न डे प्लांट्स के पूर्वज हैं।
ये कब थे? सिल्यूरिन और डेवोनियन के बीच में ये कभी ओरिजिनेट हुए थे, राना टाइप प्लांट से। और इन्हीं से मॉडर्न प्लांट्स जैसे कि आप देखो, सबसे पहले स्पिनोप्सिडा, घोड़े की पूंछ जैसे, है ना, तो इसमें क्या था? हॉर्सटेल। तो ये कार्बोनिफेरस में मैक्सिमम थे, पर्मियन में कम हुए, तब से आज तक उतने ही है। साइलोफाइटन से टेरिडोफाइटा ओरिजिनेट हुए कब? डेवोनियन के ओरिजिन शुरू में, और ये बढ़ते चले गए पर्मियन तक, तब से आज तक उतने ही है ये। फिर साइलोफाइटन से गिंकोस ओरिजिनेट हुए कब? पर्मियन के मिड में, और फिर ट्रायसिक के बाद वो इंक्रीज हुए। इन्हीं से कॉनिफर्स, शंकु, कौन, है ना, कॉनिफर्स ओरिजिनेट हुए एट द एंड ऑफ कार्बोनिफेरस, जब रेप्टाइल्स, कहीं ना कहीं प्लांट्स एनिमल्स को सपोर्ट करते हैं, आपने सुना होगा फूड चेन में सब लिंक्ड है। तो कॉनिफर्स जो थे ना, जब रेप्टाइल अपनी पीक पे पहुंच रहे थे, पर्मियन, ट्रायसिक, जुरासिक, तो कॉनिफर्स का देखो अब नंबर इंक्रीज होता चला, जब मोटा हो रहा है ना बीच में, इसका नंबर इंक्रीज हो रहा था। इधर साइलोफाइटोन से जिम्नोस्पर्म के पूर्वज प्रोजिम्नोस्पर्म्स ओरिजिनेट हुए, जिनसे सीड वाले टेरिडोफाइटा आए, सीड फंस। उन्हीं सीड फंस से फिर मॉडर्न डे एंजियोस्पर्म्स और जिम्नोस्पर्म्स ओरिजिनेट हुए। सीड फंस कब खत्म हो गए थे? पर्मियन में खत्म हो गए थे, कार्बोनिफेरस से पर्मियन के बीच में पाए जाते थे। तो अगर ये क्वेश्चन आ जाए सीड फंस कब मिलते थे, और आपको ये तो कैसा क्वेश्चन है, पूछ लेगा, पूछने में क्या है, उसको बोलेगा दिया हुआ है हमने तो यहाँ किताब में। हाँ। तो इसलिए इसको एक बार थोड़ा सा देख के जाना। हालांकि अभी तक इतने टफ क्वेश्चंस आए नहीं है, पर एक आध क्वेश्चन आएगा, वही रैंक डिसाइड कर देगा। तो सीड फंस जो थे, इससे साइकड्स ओरिजिनेट हुए पर्मियन में। साइकड भी अपनी पीक पे कब थे? देखो, जुरासिक में। अब जब क्रिटेशियस में धूमकेतु गिरा ना, तो इस वक्त जिम्नोस्पर्म अपनी पीक पे थे। तो क्रिटेशियस में धूमकेतु गिरा, तो डिक्लाइन ऑफ रेप्टाइल्स लेड टू द राइज ऑफ मैमल्स। तो कहीं ना कहीं जो जाइंट रेप्टाइल्स थे वो सपोर्ट कर रहे थे जिम्नोस्पर्म्स को, और जब मैमल्स आए तो एंजियोस्पर्म्स को सपोर्ट मिला। आप देखो, क्योंकि यहाँ पे क्रिटेशियस के बाद रेप्टाइल कम हुए, मैमल्स ज्यादा होने लग गए, तो आप देखो ये जिम्नोस्पर्म कम हो रहे हैं, और कौन ओरिजिनेट हो रहे हैं? एंजियोस्पर्म्स। पहले कौन आए? डाइकॉट्स, और बाद में मोनोकॉट्स। तब से आज तक यही बढ़ते चले जा रहे हैं, देखो ऊपर एक्सपेंडिंग है ये तो सब कांस्टेंट हो गए। एंजियोस्पर्म ही होंगे आज से 1 लाख साल बाद ज्यादा, इसके हिसाब से। तो कुछ समझ में आ रहा है क्या कहना चाहते हैं? ऐसा ही एक और इन्होंने वो डायनासोर वाला बनाया, वो भी बता देता हूँ। ये क्या है, इसको भी देख लेते हैं। देखो क्या होता है, आज ये तो आजकल के हैं, टर्टल, लिजर्ड्स, ये तो आजकल पाए जाते हैं, पहले नहीं थे, है ना। खतरनाक बात मुझे ये लगती है, ये कैसे याद करोगे कितने मिलियन ईयर्स हो गए, पर ठीक है, अभी तक पूछा नहीं गया है कभी। पर जिसमें से जो बातें थ्योरी में लिखी है ना, जैसे 350 MY ये हुआ था, 65 MY ये डायनासोर गए थे, वो रट के चले जाना, नहीं लिखा हुआ एनसीईआरटी में। फिर अपने को एक वो, क्योंकि अभी मैंने एनिमल किंगडम पढ़ाया नहीं है, तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा मैं क्या कह रहा हूँ। पर ऐसी मछलियां थी जिनके इतने स्टाउट फिन्स फिन्स थे, जिनसे वो जमीन पे चल सकती थी, लोब फिन्स। फिर उन्हीं से बाद में, और अभी भी एक सीलोकेंथ मिली थी, ऐसी कुछ बातें लिखी हुई हैं। आप कहोगे सीलोकेंथ क्या होता है? ये तो ये सब बातें हम ना एनिमल डाइवर्सिटी में करेंगे। तो खैर यहाँ पे ये जो बना हुआ है, इसको अगर हम देखें, तो ये बता रहा है कि जो 350 MY ये जो अर्ली रेप्टाइल्स थे, वो तो अब एक्सटिंक्ट हो गए। यही थे पूर्वज सबके, इनसे ना सौरोप्सिड्स और सिनेप्सिड्स ये ओरिजिनेट हुए। सौरोप्सिड्स वर मोर लिजार्ड लाइक, सौर मीन्स ही लिजार्ड होता है, जबकि साइनेप्सिड्स वर मोर, जिनके पैर बड़े बड़े थे, रेंगने की जरूरत नहीं, थोड़ा चलते टाइप के थे, देखो चल रहे हैं पैरों से, है ना। चलती तो लिजार्ड भी है, पर वो थोड़ा सा मतलब इतना क्लियरली उठी हुई नहीं होती, थोड़ा सा जमीन के लेवल पर ही होती है। तो अब सौरोप्सिड्स से इन्होंने जो ओरिजिन दिखाया है यहाँ पर, क्योंकि अभी मैंने रेप्टाइल नहीं पढ़ाया है, रेप्टाइल की क्लासिफिकेशन भी नहीं पढ़ाई है, तो ये कुछ समझ में नहीं आएगा। पर याद रखो, सौरोप्सिड्स से जो पूर्वज बने थे वो थे टर्टल, लिजार्ड और स्नेक्स, है ना। और टाउटेरा वगैरह ये सब क्या है? लिविंग फॉसिल हैं, कुछ एक मिलते हैं, अब गायब हो गए। ये सब हम एनिमल किंगडम में पढ़ेंगे। खास बात यहाँ पे थीकोडोंट, जिनके सॉकेट्स में दांत थे, ये अब एक्सटिंक्ट हो गए। प्लेकोसॉर्स भी अब हो गए एक्सटिंक्ट। इन्हीं से थेराप्सिड्स बने थे, ये भी एक्सटिंक्ट हो गए। डायनासोर भी एक्सटिंक्ट हो गए, लेकिन इसमें मगरमच्छ कहाँ गया है? ये अभी मिलता है, ये रहा, इन्हीं का पूर्वज है, देखो थिकोडोन्स का, आज भी सबसे बड़ा दांत वाला। तो
किससे ओरिजिनेट हुआ, अगर बायो ओलंपियाड में पूछते हैं ऐसा क्वेश्चन, क्रोकोडाइल्स का एंसेस्टर कौन था, और आंसर आंसर होगा थीकोडोंट। 17 लाख बच्चे जो नीट देंगे ना, उसमें तो 16,50,000 नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इतना कौन याद रखता है इसमें। पर देख जाना, अगर आ गया तो आप तो एज मिल जाएगी, एक बार डायग्राम देख जाओगे तो समझ में आ जाए, है ना। तो यही है मतलब, जिसकी वजह से मैं कहता हूँ इवोल्यूशन बहुत खराब तरीके से एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। अच्छे से क्या लिखा हुआ है वो तो पता नहीं, लेकिन ये भी ऐसे, तो ये उसी का एक वर्जन है। इसको हम अभी ज्यादा नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि अभी हमने एनिमल डाइवर्सिटी नहीं पढ़ी है। पर ये जो बातें यहाँ लिखी हैं, इनको मैं आगे पीछे सब जगह पढ़ा दूंगा कि भाई शेल्ड एग क्या हुए थे, हमने बात करी थी ना कि रेप्टाइल में शेल्ड एग आए थे, पहले भी बात करी थी हमने अभी, है ना। तो वो वही सब बातें यहाँ लिखी हुई हैं। तो इसको अभी हम छोड़ते हैं, हम जो पढ़ रहे थे उस पर आते हैं। ये ब्रीफ अकाउंट ऑफ इवोल्यूशन है। इसमें से आप थ्योरी उतनी पढ़ेंगे जितनी एनसीईआरटी में दी है, और जो 2 डायग्राम एनसीईआरटी में दिए हैं, वो 2-3 फोटो वो याद कर जाना, बाकी छोड़ सकते हो। बाकी में बस वो एक टेबल जो मैंने यहाँ बना दी है, ये इस टेबल से आपका काम चल जाएगा, जो हमने यहाँ बनाई थी। ठीक है, तो पहला जो पार्ट था हमारा पैलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस, ये पूरा हो गया है। इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस सबसे मॉडर्न टेक्निक है, जिससे हम कार्बन मतलब डेट का आइडिया लगाते हैं। अब हम दूसरे एविडेंस पढ़ेंगे, जिन्हें हम कहते हैं मॉर्फोलॉजिकल और एनाटॉमिकल एविडेंसेस। मॉर्फोलॉजी मतलब बाहर से देखने वाला, एनाटॉमी मतलब अंदर का स्ट्रक्चर। तो मॉर्फोलॉजिकल और एनाटॉमिकल एविडेंसेस से कैसे पता लगता है, ये लिख लिया ना आपने। मॉर्फोलॉजिकल और एनाटॉमिकल एविडेंसेस के बारे में बात करेंगे कि उनसे कैसे पता लगता है कि इवोल्यूशन हुआ था, ना कि सारी दुनिया एक साथ एक ही वक्त पे बनी थी। इसके लिए हमें समझना पड़ेगा होमोलोगस और एनालॉगस ऑर्गन्स क्या होते हैं, और कन्वर्जेंट इवोल्यूशन और डाइवर्जेंट इवोल्यूशन क्या होता है। हुँ? क्या इपोक टाइम पीरियड है, वही एरा मतलब एक बहुत बड़ा टाइम, उसके जैसे घंटे मिनट सेकंड बोलते हैं ना, वैसे ही एरा मतलब बहुत बड़े बड़े पीरियड्स, उनको छोटे में डिवाइड किया, पीरियड्स और छोटे, बहुत सारे पीरियड्स में लास्ट वाले पीरियड्स को हमने और छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर लिया, जिन्हें हम इपोक कहते हैं। हो गया। तो देखो, कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट इवोल्यूशन समझेंगे, और होमोलोगस और एनालॉगस ऑर्गन्स क्या होते हैं वो भी समझेंगे। पर इसको समझने से पहले हम यहाँ पे एक टेबल बना लेते हैं। इस टेबल को ही फिर मैं समझा दूंगा। तो 2 तरह के ऑर्गन्स हैं, होमोलोगस ऑर्गन्स और एनालॉगस ऑर्गन्स, यही है ना, कुछ बच गया।
अच्छा, ऑरिजिन रह गया तो एक टेबल और बनानी पड़ेगी। तो दो तरह के ऑर्गन्स होते हैं, होमोलोगस और एनालोगस। अब इसमें मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, पहले ये टेबल बनाते हैं फिर समझने की कोशिश करते हैं। तो समझ में आ रहा है टेबल में मैंने क्या किया है। मैंने होमोलोगस और एनालोगस ऑर्गन्स का एक कंपैरिजन दिया है और इसमें मैंने 6 क्राइटेरिया रखे हैं यहाँ पे। ऑरिजिन, इंटरनल स्ट्रक्चर, एक्सटर्नल अपीयरेंस, फंक्शन, हैबिटेट और टाइप ऑफ इवोल्यूशन, जिसकी वजह से ये बनते हैं। इसी टेबल में से आएगा क्वेश्चन और इसके एग्जांपल्स आएंगे। तो इस टेबल को हम बना लेते हैं, फिर आप भी बना लो, फिर अपन इसको समझते हैं इसमें क्या कहना चाहता हूँ। बन गया। देखो, जब है ना एक सिमिलर ओरिजिन के एनिमल्स को अलग अलग तरह के इन्वायरमेंट में रखा जाए, या वो अलग जगह पे चले जाए रहने, क्योंकि जिस जगह पे वो रहते थे वो जगह कम पड़ गई उनके लिए, या वहाँ कुछ प्रॉब्लम हो गई है ना, कुछ जोग्राफिकल प्रॉब्लम हो गई, कोई शिकारियों ने हमला कर दिया, कुछ हो गया, नेचुरल कैलेमिटी, ये सब बातें पढ़ेंगे बाद में हम इवोल्यूशन, जिसकी वजह से उनको वो जगह छोड़नी पड़ी, तो वो जगह जगह चले गए अलग अलग जगह।
कोई पहाड़ों पर, कोई नदी के किनारे, कोई समुद्र के किनारे, कोई झील में। तो वहां पे जब उनकी जनरेशन्स रह रही थी तो उनके अंदर एडॉप्टेशन के लिए चेंजेस आए, वो एडॉप्ट हो गए उस नए एनवायरनमेंट के हिसाब से, और हजारों लाखों सालों में उनके अंदर इतना चेंज आ गया कि वो अपने ओरिजिनल पूर्वज जहां से वो आए थे, उनके परदादा के परदादा के परदादा के परदादा जहां थे, उस पूर्वज से काफी डिफरेंट लगने लगे। हाउएवर इंटरनली इनका डीएनए सेम था और इंटरनल स्ट्रक्चर भी सेम था। तो जब सिमिलर ऑरिजिन के एनिमल्स डिफरेंट हैबिटेट्स में जाके रहते हैं तो उनका इंटरनल स्ट्रक्चर तो ऑर्गन्स का बॉडी का सिमिलर रहता है, लेकिन क्योंकि उसी सेम ऑर्गन को अलग अलग फंक्शंस करने हैं इसलिए वो अलग अलग दिखने लगता है। सिमिलर ऑरिजिन के एनिमल्स जब डिफरेंट हैबिटेट्स में जाके रहते हैं तो उनके ऑर्गन्स का इंटरनल स्ट्रक्चर तो सिमिलर रहता है, लेकिन क्योंकि उसे फंक्शन अलग अलग करने पड़ते हैं तो उसका एक्सटर्नल अपीयरेंस डिफरेंट हो जाता है। जैसे मैं आपको बताऊं, ये हमारा अपर लिम्ब है, इसका ओरिजिन कहां से है? पेक्टोरल गर्डल, ठीक है। फिर चाहे हमारा हो, चाहे शेर का हो, चाहे वो वेल का हो, चाहे वो बैट यानी चिमगादड़ का हो, सब मैमल है। सबके अंदर फोर लिम्ब कहां से ओरिजिनेट होता है? पेक्टोरल गर्डल से। पर हम लोग क्या करते हैं? फोर लिम्ब से चीजों को पकड़ते हैं। चीता या शेर फोर लिम्ब से चलता है ना। चिमगादड़ उसी फोर लिम्ब से उड़ता है और वेल उसी फोर लिम्ब से स्विम करती है ना। तो पकड़ने के लिए थोड़ा स्ट्रक्चर डिफरेंट होना चाहिए, चलने के लिए थोड़ा अलग होना चाहिए, उड़ने के लिए तो इसमें और कुछ भी कुछ स्किन विस्किन खींच के चौड़ा होना चाहिए थोड़ा, और तैरने के लिए भी कुछ अलग फ्लैट टाइप का होना चाहिए, चप्पू टाइप का, है ना। तो चारों का जो फोर लिम्ब है उसका ओरिजिन वही है, पेक्टोरल गर्डल, और अंदर से वो फोर लिम्ब वही है, 1 + 2 + 5। नहीं आई बात समझ में? ह्यूमरस, रेडियस अल्ना और 5 उंगलियां, पेंटाडक्टाइलस लिम्ब। तो अंदर से हम सब, चाहे शेर हो, चाहे इंसान हो, चाहे वेल हो, चाहे चिमगादड़ हो, सबके अंदर का इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है? 1 + 2 + 5। तो ओरिजिन पेक्टोरल गर्डल, इंटरनल स्ट्रक्चर 1 + 2 + 5, ठीक है। लेकिन एक्सटर्नल अपीयरेंस अलग है। हमारा हाथ अलग दिखता है, शेर का अलग दिखता है, वेल का अलग, चमगादड़ का अलग दिखता है ना, अलग अलग। क्यों अलग है? क्योंकि फंक्शन अलग अलग है। किसी में पकड़ना, किसी में चलना, लोकोमोशन, किसी में फ्लाइंग और किसी में स्विमिंग। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो हैबिटेट है वो अलग अलग है। तो जब सिमिलर ऑरिजिन के एनिमल्स डिफरेंट हैबिटेट्स में रहने जाते हैं तो उनके सिमिलर ऑर्गन्स विद सिमिलर इंटरनल स्ट्रक्चर्स को डिफरेंट फंक्शन करना पड़ता है, इसलिए उनका एक्सटर्नल अपीयरेंस भी धीरे धीरे एडॉप्ट होकर चेंज हो जाता है। इसे कहते हैं डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। या और डाइवर्जेंट एवोल्यूशन के दौरान जो ऑर्गन्स में चेंज आते हैं तो उन ऑर्गन्स को क्या कहा जाता है? सिमिलर ऑर्गन्स को होमोलोगस ऑर्गन्स। जैसे अब ये सब आपके ना मॉड्यूल में दिए हुए हैं तो मैं सिर्फ पढ़ा रहा हूँ, इसको आप मॉड्यूल से लिखेंगे। जैसे फोर लिम्ब ऑफ वर्टिब्रेट्स, तो फोर लिम्ब ऑफ वर्टिब्रेट के अलग अलग काम है। हमारे केस में पकड़ना, टाइगर के केस में चलना, है ना, इस तरह से, और फ्लाइंग या स्विमिंग, है ना। और अंदर से 1 + 2 + 5 है, और ओरिजिन कहाँ से है? पेक्टोरल गर्डल से, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल, मैं वो एग्जाम्पल डिस्कस करूंगा जो ज्यादा पूछे जाते हैं। फोर लिम्ब ऑफ वर्टिब्रेट हो गया, इसी में दूसरा एग्जाम्पल, माउथ पार्ट्स ऑफ एन इंसेक्ट, यही है ना। देखो बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, मॉड्यूल में पढ़ते रहना आप, एनसीईआरटी में वाले में आने वाले हैं वो डिस्कस कर लेता हूँ। अब है ना, सभी इंसेक्ट्स के अंदर मैंडिबल होता है, नीचे वाला लोअर जा वाला, ऊपर होता है मैक्सिला, है ना। लेब्रम, मैंटिबल, मैक्सिला, ये कुछ पार्ट्स होते हैं इनके, जो सब में यही होते हैं, चाहे वो कॉकरोच हो, चाहे वो मक्खी हो, चाहे वो मच्छर हो। तो लेब्रम, मैंडिबल, मैक्सिला तो तीनों में है, लेकिन तीनों का शेप अलग अलग है, क्योंकि कॉकरोच में वो ग्राइंडिंग एंड चुइंग, बाइटिंग एंड चुइंग के लिए होते हैं, जबकि मच्छर में वो पियर्सिंग एंड सकिंग के लिए होते हैं, तो लंबा सा होता है। और फ्लाई में वो स्पॉन्जिंग के लिए होते हैं, छितरा देना ऐसा। तो इसलिए क्या है कि तीनों के ही अंदर फंक्शन अलग अलग हैं, लेकिन जो ओरिजिन है तीनों का वो सेम है। इसी तरह से तीसरा जो एग्जाम्पल है वो था बगनवेलिया के कांटे और कुकुरबिटा के टेंड्रिल्स। एनसीईआरटी में आप फोटो देख सकते हैं इसका। अब दोनों ही एक्सिलरी पोजीशन से अराइज होते हैं,
तो दोनों मॉडिफाइड ब्रांचेस हैं, दोनों ही मॉडिफाइड ब्रांचेस हैं। पर बोगनवेलिया के कांटे जो हैं वो नुकीले हैं और वो प्रोटेक्शन के लिए हैं, और कुकुरबिटा के जो टेंड्रिल हैं वो सपोर्ट के लिए हैं, क्लाइंबिंग के लिए। तो ऑरिजिन सेम है, एक्सिलरी पोजीशन, और दोनों ही मॉडिफाइड ब्रांचेस हैं, लेकिन फंक्शन अलग अलग है। बात समझ में आई? अगला एग्जांपल बताओ। हाँ, वही जिनमें से आएगा, जितने एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, वैसे तो बहुत सारे हैं पर इन्हीं में से आएगा। माउथ पार्ट ऑफ इंसेक्ट हो गया, थॉर्न, ये हो गया बोगनविलिया वाला, और कहाँ है? लिखे ही नहीं, किसने लिखे? हाँ चलो, तीन जो इंपॉर्टेंट थे ये मैंने लिखा दिए यहाँ पे। अब इसमें ना ये हो गया होमोलोगस ऑर्गन्स, क्योंकि इनका ऑरिजिन सिमिलर है। अब इसका उल्टा करते हैं, और डाइवर्जेंट एवोल्यूशन तो हम समझ गए, अब कन्वर्जेंट एवोल्यूशन को समझने की कोशिश करते हैं। जब अलग अलग ऑरिजिन के एनिमल्स एक से हैबिटेट में फंस जाएं, अलग अलग ऑरिजिन के एनिमल्स एक से हैबिटेट में फंस जाएं, तो वहां सर्वाइवल के लिए सबको एक सा काम करना पड़ता है ना। और जब वहां सर्वाइवल के लिए एक सा काम करना पड़ता है, तो उनके अलग अलग किस्म के ऑर्गनों को उस एक काम के लिए अडॉप्ट होना पड़ेगा। जैसे पानी में फेंक दो अलग अलग किस्म के जानवरों को, अब पानी में जिंदा रहना है तो तैरना आना चाहिए, आना चाहिए कि नहीं? अब तैरने के लिए आपको चाहिए कोई फ्लैट चप्पू जैसा ऑर्गन, चप्पू होता है ना नाव में, जैसे कुछ फ्लैट चप्पू जैसा ऑर्गन चाहिए। तो क्या हुआ, अलग अलग किस्म के जानवर, पाइसिस, एम्फीबिया, रेप्टाइल, एवीज, मैमल, जो पानी में रह रहे थे, उनका कोई ना कोई ऑर्गन चप्पू जैसा अडॉप्ट हो गया, क्योंकि फ्लैट चप्पू जैसा ऑर्गन चाहिए तैरने के लिए। तो मछलियों में क्या हुआ कि जो एक्सोस्केलेटन था वो फ्लैट चप्पू जैसा फिन्स में बदल गया। वेल के अंदर जो अपर लिम्स थे वो फ्लिपर्स में बदल गए, डॉल्फिन में या वेल में फ्लैट होकर वो उनसे तैर रही है। कई मछलियों में तो पूरी बॉडी फ्लैट हो गई और चप्पू की तरह हो गई, है ना। तो अलग अलग किस्म के जो जानवर हैं उनके पास एक चप्पू है जिससे वो तैरते हैं। तो ये दिखता सब में चप्पू जैसा ही है, और काम इसका क्या है? तैरना। तो ऑरिजिन अलग अलग है, देखिए डिफरेंट है, लेकिन हैबिटेट सिमिलर है। तो ऑरिजिन हो गया डिफरेंट, हैबिटेट हो गया सिमिलर, और वो जो ऑर्गन है उसका फंक्शन भी है सिमिलर, तैरने में मदद करना, और दिखने में भी वो सिमिलर है, फ्लैट है चप्पू जैसा। लेकिन अंदर से काट के देखा उसको, तो किसी जानवर को पकड़ के उसका चप्पू काट के देखा तो पता चला ये तो इसकी पूंछ है, जिस जो फ्लैट हो चुकी है, जिससे वो तैर रहा है। दूसरे जानवर में अरे ये तो इसका इसका चप्पू तो इसका एक्सोस्केलेटन है। तीसरे में देखा अबे ये तो इसकी खोपड़ी है जो फ्लैट है, रे और ट्राइगोन में, उसी से तैर रहे हैं। किसी में उसके हाथ है, किसी में पैर है। तो अलग अलग जानवरों का जो चप्पू था, उसको जब काट के उसका इंटरनल स्ट्रक्चर देखा, तो किसी में वो हाथ निकला, किसी में वो कान निकला, किसी में पैर निकले, किसी में पूंछ निकली, किसी में एक्सोस्केलेटन निकला वो चप्पू। और दिखने में चप्पू जैसा ही था। तो इस कोई हाथों से तैर रहा, कोई कान से, कोई पैर से, कोई एक्सोस्केलेटन से, कोई पूंछ से। तो इंटरनल स्ट्रक्चर इन सबका डिफरेंट था। तो जब डिफरेंट डिफरेंट किस्म के जानवर एक से हैबिटेट में रहते हैं, तो उनके डिफरेंट ऑर्गन्स को अडॉप्ट होना पड़ता है एक सा काम करने के लिए। तो वो दिखने भी एक से लगते हैं वो ऑर्गन्स, पर अंदर से वो अलग अलग होते हैं। तो इस तरह के इवोल्यूशन को हम कन्वर्जेंट इवोल्यूशन कहते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, वेल और शार्क। अब वेल और शार्क कितनी एक जैसी दिखती हैं, मछली जैसी दिखती हैं, दोनों पानी में रहती हैं। वेल और शार्क नहीं दिखती। वेल लेकिन मैमल है, शार्क जो है वो फिश है। वेल में वार्म ब्लडेड है, 4 चैम्बर्ड हार्ट है, एयर ब्रीथ करती है। शार्क तो कोल्ड ब्लडेड है, 2 चैम्बर्ड हार्ट है ना, गिल्स से रेस्पायर करती है। सब कुछ अलग है, लेकिन दिखने में दोनों मछली जैसी हैं। यही तो कन्वर्जेंट एवोल्यूशन है कि जानवर भी एक से लगने लगते हैं, और उनके ऑर्गन भी एक से लगने लगते हैं, लेकिन अंदर से वो जानवर अलग अलग है। क्यों? क्योंकि अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है बोलो? सर्वाइवल। तो सर्वाइवल के लिए जब सिमिलर हैबिटेट में अलग अलग किस्म के जानवर फंस जाते हैं, तो उन सबको एक सा काम करना पड़ता है। जैसे कोटा में सर्वाइवल के लिए क्या करना पड़ेगा? जानवर का तो ऑब्जेक्टिव है, क्या है जानवर का ऑब्जेक्टिव? सर्वाइवल। इंसानों का क्या है? पैसा कमाना। पढ़ाना किसका ऑब्जेक्टिव है? ना पढ़ना तुम्हारा ऑब्जेक्टिव, मुझे पता है। सबको अल्टीमेटली पैसा कमाना है, यही है ना।
अभी क्या हो गया, अलग अलग किस्म के लोग, लेकिन कोटा में तो भैया कोचिंग चलती है, कोचिंग चलती है ना, और तो कुछ चलता नहीं है, कमाना है। तो अलग अलग किस्म के लोग जो हैं यहाँ पर वो कोचिंग के फील्ड में आ गए, जिनका ओरिजिन अलग अलग है। कुछ स्कूल टीचर्स थे जो स्कूल छोड़ के कोचिंग में आ गए पढ़ाने, कुछ कॉलेज प्रोफेसर्स थे वो कॉलेज छोड़ के कोचिंग में पढ़ाने आ गए, है ना। कुछ इंजीनियर्स थे जो इंजीनियरिंग करने के बाद जो है कोचिंग में पढ़ाने आ गए। कुछ डॉक्टर थे लालची कहीं के, मतलब अच्छे अच्छे हॉस्पिटलों से कॉलेजेस से डिग्री लेकर और पैसे के चक्कर में कोचिंग में पढ़ा रहे, है ना। और ये चलो ये तो फिर भी ठीक है। कुछ ऐसे थे जो बैंक एम्प्लॉय थे, नौकरी छोड़ी और यहाँ आके पढ़ाने लग गए, ऐसे भी है। कुछ ऐसे थे जिन्होंने बीई करी लेकिन पास नहीं कर पाए, फेल हो गए, और उसके बाद 1-2 साल बीई में गुजारे, उसके बाद आके कोचिंग में पढ़ाने लग गए। एक संस्थान है कोटा का जहाँ इसकी भरमार है, हाईएस्ट नंबर ऑफ बीई फेल एम्प्लॉयड पीपुल है वहां पे। और कुछ ऐसे थे जिन्होंने 4 बार पीएमटी का एग्जाम दिया, 12th पास थे, सिर्फ नहीं सिलेक्शन हुआ, 2 टॉपिक तैयार कर लिए और वही 2 टॉपिक हर फेज में पढ़ाते रहते हैं कोचिंग में, और कुछ आता ही नहीं उनको। और ज्यादा पूछो सर क्या क्वालिफिकेशन, नहीं मैंने बीएससी करी है, कहाँ खाक बीएससी करी है, 12th पास है ना। और यही बात खत्म नहीं हुई, कुछ तो ऐसे थे जो बीकॉम एलएलबी थे, जिनका साइंस से कोई लेना देना नहीं, लेकिन क्या लगता है एक टॉपिक तैयार करने में, मॉर्फोलॉजी ऑफ प्लांट एनिमल, कुछ कर लो एक तो एनिमल टिश्यू जरा सा, उसी को हर बैच में बोलते चले जाओ। और कुछ तो ऐसे थे ना आटे की चक्की चलाते थे, जिनका कोई लेना देना नहीं था कोचिंग से, देखा भैया कोचिंग बहुत चल रही है तो फटाफट आटा चक्की बंद करी और सूट बूट पहन के XYZ सर द जादूगर ऑफ फिजिक्स केमिस्ट्री पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ है, और किसी रैंकर को खरीद के उसके मुंह में लड्डू ठूसते हुए फोटो खिंचा के, और जो है वो माला पहना के उसको, और मैं भी बहुत बड़ा टीचर है, सारों बच्चे पढ़ाए। ऐसे अलग अलग किस्म के लोग, अलग अलग बैकग्राउंड के लोग हैं, लेकिन सब एक जगह पे आके एक सा काम कर रहे हैं, सबने एक जैसी यूनिफॉर्म पहनी हुई है ना। एक जैसी यूनिफॉर्म पहनी हुई है, क्रीम कलर की शर्ट और ब्राउन कलर की ब्राउन डार्क ब्राउन कलर की पेन, और सब एक साथ एक सा काम कर रहे हैं, सब एक साथ लाइन में खड़े होकर ताली बजा रहे हैं, नाच रहे हैं भजन पर, है ना। क्या हो रहा है, ऐसा टाइट टाइट शर्ट पहन के नाच रहे हैं, तो ये क्या हो रहा है, अलग अलग किस्म के लोग हैं, अंदर से सब अलग अलग है, लेकिन सब एक से दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे, वेल और शार्क दोनों एक से दिख रहे हैं, क्योंकि वो एक एक वहां रहना है तो एक सा दिखना पड़ेगा, और एक सा काम कर रहे हैं, ठीक है। तो अलग अलग किस्म के लोग जब एक से इन्वायरमेंट में फंस जाते हैं और एक सा काम करने लगते हैं, क्योंकि सर्वाइवल के लिए, तो इसे कहा जाता है कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, जबकि अंदर से वो अलग अलग है। देख रहे हैं पानी में मछली जैसी चीजें तैर रही हैं, देखा अरे ये तो मछली है, अरे ये मछली नहीं ये तो मैमल है, ये मछली जैसी चीज क्या है, ये तो इंसेक्ट है, ये मछली जैसी ये तो रेप्टाइल है, समझ में आ रहा नहीं यार, सब मछली जैसे दिख रहे हैं और मछली की तरह तैर रहे हैं, लेकिन अंदर से वो अलग अलग है। तो ये कहलाता है कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, ठीक है। जैसे चिमगादड़ है, अब वो उड़ रहा है, अब चिमगादड़ को देख के हमें लगता है कोई पक्षी है, ये पक्षी थोड़ी है, वो तो मैमल है, हमारी बात समझ में नहीं आ रही। तो ये कहलाता है कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। तो भैया इस एग्जांपल को हम यहाँ से हटा देते हैं, कहाँ है सेलेक्ट ऑल वो जान दो, हमें क्या डर लगता है। तो आपको बात समझ में आ गई, है ना। अब आगे बढ़ते हैं, और ये हमने बात करी यहाँ पे कि किस तरीके से कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट इवोल्यूशन होते हैं, ठीक। अब इसके एग्जांपल्स लेते हैं, मैंने आपको डाइवर्जेंट इवोल्यूशन के 3 एग्जांपल बताए, और भी हैं पर पहले कन्वर्जेंट के बता देता हूँ, या एनालॉगस ऑर्गन्स के। जैसे है ना, पहला एग्जांपल, विंग्स ऑफ अ बर्ड एंड विंग्स ऑफ ए इंसेक्ट। अब दोनों का काम क्या है बोलो, फ्लाइंग, लेकिन जो बर्ड के विंग्स है ना, वो दरअसल 4 लिम्स पे फेदर्स उग गए हैं, जबकि इंसेक्ट के जो विंग्स हैं वो इंटेगुमेंट का मॉडिफिकेशन है, तो दोनों बिल्कुल अलग चीजें हैं। दूसरा एग्जांपल, ये सब मॉड्यूल में दिए हुए हैं, और मैं चाहता हूं कि आप इन एग्जांपल्स को मॉड्यूल से अंडरलाइन कर लें, या कम से कम एनसीईआरटी वाले सारे पढ़ जाएं, है ना। तो मैं इनको लिखाऊं उसका कोई पर्पज नहीं है, आपके पास लिखे हुए हैं, और लेकिन एनसीईआरटी वाला एक भी नहीं छोड़ना है,
दूसरा एग्जांपल, फिर मैं इसमें टेक्निक ट्रिकी वाले बताऊंगा बाद में। विंग्स ऑफ ए बर्ड एंड विंग्स ऑफ ए इंसेक्ट हो गया। दूसरा है मधुमक्खी का डंक और बिच्छू का डंक। अब मधुमक्खी का डंक और बिच्छू का डंक दोनों का फंक्शन सेम है, बोलो क्या? प्रोटेक्शन। लेकिन मधुमक्खी का जो डंक है वो मॉडिफाइड ओविपोजिटर है। अब ओविपोजिटर क्या होता है कि रानी मक्खी जो होती है ना, उसका काम होता है सिर्फ अंडे देना। तो उसमें जो उसका स्टिंग होता है वो दरअसल जो ओविपोजिटर होता है वो अंडे देने का काम करता है, एक पार्ट होता है। लेकिन जो रानी मक्खी नहीं है, यानी जो एक ही होती है रानी मक्खी एक छत्ते में, तो बाकी जो सोल्जर वोल्जर है ना, उनके अंदर वही फीमेल होती है, पर वो अंडा नहीं देती क्योंकि वो स्टेराइल होती है। ऐसा सुना है कभी आपने? तो उनके अंदर वो ओविपोजिटर किसी काम का नहीं है, तो मॉडिफाई होकर लंबा हो जाता है और वो डंक में बदल जाता है। तो दरअसल ओविपोजिटर मॉडिफाई होके मधुमक्खी के अंदर क्या बन गया है? डंक। तो मधुमक्खी का जो डंक है वो मॉडिफाइड ओविपोजिटर है। लेकिन बिच्छू का जो डंक है वो उसके आखिरी सेगमेंट का मॉडिफिकेशन है, लास्ट एब्डोमिनल सेगमेंट। बिच्छू की बॉडी 3 हिस्सों में डिवाइड होगी, हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन। तो लास्ट एब्डोमिनल सेगमेंट के मॉडिफिकेशन से वो डंक बना है। तो दोनों में डंक का ओरिजिन अलग अलग है लेकिन फंक्शन सेम है। 2 एग्जांपल हो गए। तीसरा एग्जांपल, ऑक्टोपस की आंख, इस बार ये वाला आएगा, और एक वर्टिब्रेट की आंख, यानी हम लोगों की आंख। अब ऑक्टोपस की जो आई होती है वो क्या है? आई ऑफ एन ऑक्टोपस इज मॉडिफाइड स्किन। स्किन पे कुछ फोटो रिसेप्टर्स होते हैं, लाइट रिसेप्टर्स, जिससे वो अंधेरे उजालों में थोड़ा डिफरेंशिएट कर लेता है। तो ये उसकी स्किन का मॉडिफिकेशन है। लेकिन जो वर्टिब्रेट्स हैं उनके अंदर आई जो है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का एक्सटेंशन है। तो दोनों के अंदर जो है काम सेम है, लेकिन दोनों का क्या? विजन। चौथा एग्जांपल, पोटैटो एंड स्वीट पोटैटो, आलू और शकरकंद। दोनों ही फूड स्टोर करते हैं, खूब सारा स्टार्च वगैरह करते हैं ना। लेकिन आलू जो है वो अंडरग्राउंड स्टेम है, और शकरकंद यानी स्वीट पोटैटो क्या है? वो ट्यूबरस रूट है। अगला एग्जांपल, एक प्लांट की लीफ और एक क्लेडोड रसकस का। दोनों ग्रीन होते हैं, दोनों फोटोसिंथेसिस करते हैं, लेकिन क्लेडोड जो है वो स्टेम है और लीफ तो लीफ है। और आखिरी एग्जांपल, मछली के फिन्स और पेंगुइन के या डॉल्फिन के फ्लिपर्स। अब मछली के फिन्स तो एक्सोस्केलेटन का मॉडिफिकेशन है, लेकिन पेंगुइन के जो फ्लिपर्स हैं वो ट्राइडेक्टाइलस लिम्ब का मॉडिफिकेशन है, 3 उंगली वाला बर्ड है ना पेंगुइन। और जो डॉल्फिन है उसके जो फ्लिपर्स हैं वो पेंटाडेक्टाइल, क्योंकि डॉल्फिन क्या है? मैमल। पेंटाडेक्टाइलस लिम्स का मॉडिफिकेशन है। ठीक है, तो है तो वही मॉडिफिकेशन, लेकिन तीनों के अंदर आपने क्या देखा? फंक्शन क्या है इन तीनों का? स्विमिंग। तो कॉमन फंक्शन है लेकिन ओरिजिन जो है वो अलग अलग है। तो मैंने आपको अभी जो 6 एग्जाम्पल बताए हैं इनको आप मॉड्यूल में से अंडरलाइन कर लेना। इसके अलावा और एग्जाम्पल्स भी हैं जो आप पढ़ सकते हो। होमोलोगस के 3 बताए और एनालॉगस के 6। टोटल मैंने 9 एग्जाम्पल्स आपको यहाँ बताए हैं जो आपको याद रखने हैं। अब कुछ ट्रिकी वाले एग्जाम्पल्स कि भाई ये ऑर्गन होमोलोगस है या एनालॉगस है, कैसे पता लगाएं सर? सबसे बेसिक चीज क्या है? अगर होमोलोगस ऑर्गन आपको पता करने हैं ना, तो आपके पास जो फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है वो पता है क्या है? ऑरिजिन। होमोलोगस ऑर्गन का ये आप चाहे तो नोट कर लें, आप अपने दिमाग में नोट कर लें। होमोलोगस ऑर्गन्स विल ऑलवेज हैव सिमिलर origin. They may or may not have different functions. ये तो बाकी के क्राइटेरिया है ना, ये सेम हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, लेकिन हमेशा हमेशा ओरिजिन क्या होगा? सेम होगा। जबकि एनालॉगस ऑर्गन में 2 चीजें होना जरूरी है, ओरिजिन का डिफरेंट होना जरूरी है और फंक्शन का सेम होना जरूरी है, तभी वो एनालॉगस कहलाएंगे। तो होमोलोगस के लिए तो एक ही क्राइटेरिया है कि ओरिजिन सिमिलर होना चाहिए। तो करेक्ट स्टेटमेंट इज होमोलोगस ऑर्गन्स विल ऑलवेज हैव सिमिलर ओरिजिन and they generally have different functions, generally not always, जबकि analogous organs have always have different origin and always have similar functions। मैं आपको कुछ एग्जांपल से ये बात बताता हूँ कि ये ऑर्गन होमोलॉगस है या एनालॉगस है। जैसे गिल्स ऑफ ए फिश एंड लंग्स ऑफ ए मैन, आपको क्या लगता है होमोलॉगस है या एनालॉगस है? कितने लोग कहते हैं होमोलॉगस, कितने कहते हैं एनालॉगस? देख लो, ये थे होमोलॉगस। दूसरा एग्जांपल, अरे भैया ओरिजिन सेम है दोनों का, मेसोडर्मल इन ओरिजिन है। फंक्शन फंक्शन सेम है या डिफरेंट है?
कोई कहेगा सेम है, कोई कहेगा डिफरेंट है। सेम वाले कहेंगे सर दोनों का फंक्शन सेम है, ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड। कोई कहेगा डिफरेंट है सर, एक में तो पानी से होता है और एक में जो है वो हवा से होता है ना। लेकिन ओरिजिन क्या था? सेम। टेस्टिस ऑफ ए मैन एंड ओवेरीज ऑफ ए वुमेन, होमोलोगस, क्योंकि ओरिजिन दोनों का सेम है। फंक्शन कोई कहेगा डिफरेंट है, स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis, कोई कहेगा सेम ही तो है, गेमेटोजेनेसिस। फिर हो जाओगे ना कंफ्यूज। तो होमोलोगस ऑर्गन को किससे पकड़ना है? ओरिजिन से। तीसरा एग्जाम्पल, ओरिजिन से पकड़ना है ना, ओरिजिन हमेशा जो है वो सेम होगा। जैसे फोर लिम्ब ऑफ ए मैन एंड फोर लिम्ब ऑफ ए चीता, अभी तो पढ़ाया था। होमोलोगस क्यों? ओरिजिन सेम है। क्या है? और फोर लिम्ब ऑफ ए मैन, फोर लिम्ब ऑफ ए चीता एंड फोर लिम्ब ऑफ ए व्हेल, ओरिजिन ये क्या है? होमोलोगस। क्यों? ओरिजिन सेम है। फंक्शन कोई कहेगा सेम है, कोई कहेगा डिफरेंट है। कोई कहेगा डिफरेंट है सर, हमारे केस में पकड़ना, चीता के केस में जो है चलना, बैट के केस में उड़ना, और व्हेल के केस में स्विमिंग। मैं कहूंगा सेम ही तो है, लोकोमोशन या डिस्प्लेसमेंट। तो अगर आप फंक्शन से पकड़ोगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, कभी लगेगा फंक्शन सेम है या डिफरेंट है। नहीं आ रही बात समझ में? सेम ही तो लग रहा है फंक्शन। और इसी तरह से फंक्शन से पकड़ोगे, अब बताओ फोर लिम्ब ऑफ ए मैन एंड चीता, अब बताओ चीता का फोर लिम्ब क्या सिर्फ लोकोमोशन के लिए होता है? थप्पड़ नहीं मार सकता वो ऐसे खींच के उससे, जैसे ह्यूमन मारते हैं। अब तो सिमिलर फंक्शन हो गए, चीता भी ऐसे थप्पड़ मारेगा, हम भी ऐसे ही मारेंगे, तो सेम फंक्शन नहीं हो। मुंह खुजाना, दोनों ऐसे ही खुजाएंगे, और कोई तरीका ही नहीं है। तो आप कहोगे नहीं सर वो उसमें तो ग्रैस्पिंग है और चीता में जो है वो लोकोमोशन है। हमारे केस में भी तो मुंह खुजाना दोनों में ऐसे ही होता है। तो किससे पकड़ना है? आपको बात समझ में आई? होमोलोगस ऑर्गन को ओरिजिन से पकड़ोगे तो सही होगा। इस तरह से एनालॉगस ऑर्गन के लिए दो चीजें होना जरूरी है। क्या? ओरिजिन का डिफरेंट होना जरूरी है और फंक्शन का सेम होना। सिर्फ ओरिजिन डिफरेंट हो जाने से दो ऑर्गन एनालॉगस नहीं हो जाएंगे, फंक्शन का सेम होना भी जरूरी है। अब समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? तो ही वो एनालॉगस होंगे, नहीं तो वो कुछ नहीं है। अब इस तरह से जब आप करोगे ना तो आपके क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। और एक छोटी सी बात और, जब वर्टिब्रेट और इनवर्टिब्रेट के बीच में कंपैरिजन होगा तो अक्सर वो एनालॉगस ऑर्गन्स ही होंगे। जनरली क्वेश्चन ऐसे आते, हमेशा नहीं, पर जैसे मैं आपको बताऊं, लेकिन अगर सेम उसमें हो रहा है, जैसे मैं गिल्स या बुक गिल्स की बात करें तो वो डिफरेंट है, उनका ओरिजिन भी डिफरेंट होता है एज कम्पेयर टू द लंग्स, क्योंकि वो इनवर्टिब्रेट है। तो ऐसे कुछ एग्जांपल होंगे। इनको जब आप जैसे आई ऑफ एन ऑक्टोपस और आई ऑफ अ मैन, ये क्या है? एनालॉगस है। क्यों? क्योंकि एक वर्टिब्रेट को आप इनवर्टिब्रेट से कंपेयर कर रहे हैं। फुट ऑफ एन ऑक्टोपस एंड फुट ऑफ अ मैन, हाँ एनालॉगस, क्योंकि दोनों चलने के काम आते हैं। लेकिन हमारा फुट तो यहाँ से पेल्विक गर्डल से ओरिजिनेट होता है, ऑक्टोपस का फुट कहाँ से ओरिजिनेट होता है बताओ? सिर से, सिफेलोपोडा है वो। सिफेलो मतलब सर, सर पर पैर है उसके, नहीं सुना आपने? तो ये हो गया। तो इस तरह से जब आप करोगे तो आपको इजी हो जाएगा। तो मैंने अभी आपको होमोलॉगस और एनालॉगस ऑर्गन्स में कैसे हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं उसका एक थोड़ा सा आइडिया दिया। तो ये तो हो गए होमोलॉगस और एनालॉगस ऑर्गन्स। और कन्वर्जेंट एवोल्यूशन और डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। कन्वर्जेंट एवोल्यूशन कब होता है? जब सिमिलर ओरिजिन के एनिमल्स डिफरेंट बायोजोग्राफिकल हैबिटेट्स में जाते। डाइवर्जेंट कब होता है? डिफरेंट बायोजोग्राफिकल हैबिटेट्स में जाते हैं और वहां के हिसाब से खुद को अडॉप्ट करते हैं फॉर सर्वाइवल, और इसकी वजह से उनमें जो चेंजेस आते हैं, ये इसकी वजह से नई स्पीशीज इवॉल्व हो जाती हैं। इसे हम क्या कहते हैं? डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। बोर्ड थोड़ी देना है आपको, जो मैं नोट्स लिखाऊंगा देना है बोर्ड, है ना? तो बात समझ में आई? अब इसी तरह से जब डिफरेंट ओरिजिन के एनिमल्स सिमिलर बायोजोग्राफिकल हैबिटेट में आते हैं तो वहां पर सर्वाइवल के लिए उनको सिमिलर काम करने पड़ते हैं। तो उनके ऑर्गन्स और उनकी बॉडी उस हिसाब से अडॉप्ट हो जाती है और इसे कहा जाता है कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। तो हमने पढ़ा डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, हमने पढ़ा कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। अब मैं आपको दो चीजें और पढ़ाऊंगा, पैरेलल इवोल्यूशन और एडॉप्टिव रेडिएशन। ये एडॉप्टिव रेडिएशन क्या है? अब हम ये कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट इवोल्यूशन समझ में आ गया आपको?
है ना। तो अब हम तीसरी चीज पढ़ेंगे जिसे कहा जाता है एडॉप्टिव रेडिएशन। ये लिख लिया ना। देखो एडॉप्टिव रेडिएशन का बहुत क्लासिकल एग्जांपल जो है वो एचएमएस बीगल जहाज पर जब डार्विन सारी दुनिया में घूम रहा था तो उसने गैलापागोस आइलैंड पे जब वो पहुंचा तो वहां उसने एक चिड़िया देखी, फ्रिंजिला, जिसको बाद में हम डार्विन फिंचेस के नाम से जानते हैं। उसने देखा गैलापागोस आइलैंड पे एक फ्रिंजिला थी जो दिखने में बिल्कुल सेम थी, लेकिन उसकी 20-22 स्पीशीज थी, सब बिल्कुल सेम थी, बस उनके चोंच के डिजाइन में अंतर था। किसी में मोटी चोंच, किसी में चपटी चोंच, किसी में लंबी चोंच, किसी में भारी चोंच, किसी में नुकीली सी चोंच। बाकी वो दिखने में एकदम सेम थी, बस उनके चोंच का डिजाइन जो था वो डिफरेंट था। बोला इसका मतलब ये एक कॉमन स्टॉक से अराइज हुई है सारी की सारी, क्योंकि सब कुछ सेम है, बस चोंच ही डिफरेंट है इनकी। तो उसने कहा ऐसा क्यों हुआ, तो उसने अपनी एक्चुअली डार्विन जो कुछ देखता था उस पर रिजल्ट लिख दिया करता था। तो उसने देखा, उसने एक इसकी थ्योरी बनाई। उसने कहा तो ये सारे गैलापागोस आइलैंड जो था ना, ये इधर आप साउथ अमेरिका के इस तरफ जाओगे ना तो वहां पे मिलेगा आपको। तो वहां पे ना जब मेन लैंड से जो लोग गए रहने तो अपने साथ मेन लैंड से बहुत सारे जानवर लेके गए, हर तरह के जानवर। अब कुछ जानवरों के लिए तो गैलापागोस आइलैंड अच्छा था, कुछ के लिए इतना अच्छा सूट नहीं हुआ। जिनको सूट हुआ उनकी पॉपुलेशन बढ़ती चली गई और वो सरवाइव कर गए, और जिनको सूट नहीं किया वो खत्म होते चले गए, है ना। तो कुछ स्पीशीज फ्लरिश करी, कुछ स्पीशीज नहीं फ्लरिश करी। एक फ्रिंजिला नाम की चिड़िया जब मेन लैंड पे रहती थी, ओरिजिनल फ्रिंजिला, तो ये एक सीड ईटर थी, बीज खाती थी और पेड़ पे रहती थी, तो ट्री पे रहती थी और सीड ईटर थी। इसको जब वहां ले गए गैलापागोस आइलैंड में तो वहां फ्रिंजिला को मजे आ गए, वहां का एनवायरनमेंट इसको खूब सूट हुआ। तो फ्रिंजिलास बहुत तेजी से मल्टीप्लाई भी हुई वहां, उनकी पॉपुलेशन भी बढ़ी। 200-300 सालों में ही इतनी फ्रिंजिलास हो गई कि रहने के लिए पेड़ और खाने के लिए बीज कम पड़ गए। अब कुछ फ्रिंजिलास ने कहा तो बड़ी दिक्कत वाली बात है, तो उन्होंने जो है पेड़ छोड़ दिए। वो जाकर झील के किनारे रहने लग गई, वहां पे गोता मार के मछली पकड़ के खाने लग गई। कुछ फ्रिंजिलास जमीन पे गिरा हुआ फूड उठा के खाने लग गई। कुछ हवा में शिकार करके पतंगे पकड़ के खाना शुरू कर दी। कुछ पहाड़ पहाड़ की तरफ चली गई, वहां पे जो इंसेक्ट्स थे उनको खाने लग गई। कुछ ने हार्ड नट्स को क्रैक करना शुरू किया और उनके अंदर से न्यूट्रिशन निकाल के खाना शुरू किया। तो अलग अलग किस्म के एनवायरनमेंट में आपको फूड पकड़ने के लिए अलग अलग तरह की चोंच चाहिए थी, कहीं मोटी चोंच, कहीं पतली चोंच, कहीं लंबी चोंच अंदर डाल के कुछ ऐसे खींचना है, कहीं भारी चोंच, कहीं चपटी चोंच नीचे से उठाना है। तो अलग अलग किस्म के एनवायरनमेंट में ये गई। अब यहाँ पे दो थ्योरीज हैं। पहली जो लामार्क कहता है कि अलग अलग किस्म के एनवायरनमेंट में जब अलग अलग किस्म की फ्रिंजिलास गई तो वहां जिस तरह का फूड पकड़ने के लिए जिस तरह की चोंच चाहिए थी, धीरे धीरे पीढ़ी दर पीढ़ी वो चोंच में चेंज आता गया और वो चोंच वैसी बन गई। तो किसी जगह पे मोटी चोंच है, कहीं पतली है, उस एरिया में लंबी वाली चोंचें हैं, वहां पे ऐसी इस तरह से बन गए। ठीक है। लेकिन लामार्क कहता है कि ऐसा नहीं था। हर एरिया में हर तरह की चोंच की डिजाइन बनी। एक एरिया में एक डिजाइन सक्सेस हुई, दूसरे एरिया में दूसरी डिजाइन सक्सेस हुई, वहां बाकी मर गए। जिनके पास वो डिजाइन थी वो बच गए। मतलब हर जगह हर तरह की वेरिएशन डेवलप हुई। यहाँ पे ये फिट थी, वहां पे वो फिट थी, यहाँ पे ये फिट थी। तो 3-4-5 हजार सालों के अंदर उस एरिया में तो लंबी चोंच वाली फ्रिंजिलास रहती है, यहाँ पे चपटी चोंच वाली, क्योंकि वहां खाना ऐसा था, यहाँ ऐसा था, बाकी मर गई। कौन सी ज्यादा सही लग रही है? दूसरी वाली ज्यादा सही लग रही है कि वेरिएशन हर जगह हर तरह की आई होगी, पर एक जगह एक एक सर्वाइव करी, दूसरी जगह दूसरी टाइप की सर्वाइव करी, बाकी मर गई। तो इस तरह से कुछ ही हजार साल के अंदर गैलापागोस आइलैंड पे 20-22 तरह की फ्रिंजिलास हो गई जो बिल्कुल सिमिलर थी, लेकिन फर्क था तो किसमें था? सिर्फ उनके चोंच की डिजाइन में। इसे कहते हैं एडॉप्टेशन के लिए रेडिएशंस। जब एक ओरिजिनल हैबिटेट से डिफरेंट बायोजोग्राफिकल हैबिटेट में माइग्रेट करते हैं मेंबर्स। क्यों माइग्रेट करते हैं? क्योंकि उनका ओरिजिनल फूड और रिसोर्स उनके लिए कम पड़ जाता है। तो ऐसे में वो नए फूड और रिसोर्सेज, नए रिसोर्सेज की तलाश में नए एरियाज में माइग्रेट करते हैं, और वहां पे उनकी पॉपुलेशन के अंदर एडॉप्टेशन के लिए जो चेंजेस आते हैं इन्हें कहा जाता है एडॉप्टिव रेडिएशंस। तो एडॉप्टिव रेडिएशंस के बारे में जैसे एनसीईआरटी में
इसमें सब कुछ आगे पीछे लिखा हुआ है, तो हम इसमें मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ यहाँ पे, हालांकि हम पढ़ेंगे लास्ट में एनसीईआरटी, पर यहाँ देखो दूसरा एग्जाम्पल इसका मार्सुपियंस है। यार तुमको कौन बुला रहा है? तो यहाँ पे आप देखो, क्या हो गया? हाँ, तो ये आप अंडरलाइन करके याद करें, द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज इन अ गिवन जोग्राफिकल एरिया स्टार्टिंग फ्रॉम अ पॉइंट एंड लिटरली रेडिएटिंग टू अदर एरियाज ऑफ ज्योग्राफी, यानी कि हैबिटेट्स, इज कॉल्ड एज एडॉप्टिव रेडिएशन। तो एडॉप्टेशन के लिए रेडिएशन, ऐसा ही कुछ जो है आप देखिए मार्सुपियंस में हुआ, मेटाथीरियास के अंदर। ओरिजिनल जो मेटाथीरिया थे उससे बहुत तरह के मेटाथीरिया इवॉल्व हुए। एडॉप्टिव रेडिएशन किसी भी पॉपुलेशन में कब डेवलप होते हैं? ये तब डेवलप होते हैं जब वो पॉपुलेशन अपने क्लाइमैक्स पे पहुंच जाती है और इतनी ज्यादा फ्लरिश कर जाती है कि उसके ओरिजिनल फूड और ओरिजिनल रिसोर्स उसके लिए कम पड़ जाते हैं। ऐसे में उस पॉपुलेशन के मेंबर्स डिफरेंट डिफरेंट नए हैबिटेट्स में माइग्रेट करते हैं और वहां के हिसाब से उनकी पॉपुलेशन अडॉप्ट होती है। इसे कहा जाता है एडॉप्टिव रेडिएशन। पर भाई अगर ये एडॉप्टिव रेडिएशन है तो फिर डाइवर्जेंट इवोल्यूशन क्या है? क्योंकि उसमें भी सर आपने डाइवर्जेंट इवोल्यूशन में भी तो ऐसे ही बनाया था। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एडॉप्टिव रेडिएशन एंड डाइवर्जेंट इवोल्यूशन? क्या आपको मेरा सवाल समझ में आ रहा है? भाई कन्वर्जेंट इवोल्यूशन तो हम समझ गए सर, उसमें तो तीर अंदर आ रहे हैं। पर डाइवर्जेंट इवोल्यूशन में भी आपने ऐसा बनाया था, ऐसा कि एक ओरिजिनल एंसेस्टर से बहुत सारी स्पीशीज बनती हैं। और एडॉप्टिव रेडिएशन में भी आप यही बता रहे हो कि एक तरह की फ्रिंजिला से 20-22 तरह की फ्रिंजिलास जो हैं वो डेवलप हुई। तो फिर दोनों में फर्क क्या है? सवाल कितने लोगों के समझ में आया पहले ये बताओ। आपको कभी, आपको भी हुआ होगा कंफ्यूजन जब आपने एनसीईआरटी पढ़ी होगी कि दोनों एक से ही लग रहे हैं। अच्छा बताओ, कौन बताएगा क्या डिफरेंस है एडॉप्टिव रेडिएशन और डाइवर्जेंट इवोल्यूशन में? देखो, मैं आपको दो शब्द बोलता हूँ, सुनो सुनो, मैं आपको दो शब्द बोलता हूँ। एक्चुअली कोई डिफरेंस नहीं, दोनों एक ही हैं, पर एक है फिर भी डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है? मैं आपको दो शब्द बोलता हूँ, चलो हिंदी में बोलता हूँ। देशभक्ति और शहादत, पेट्रियोटिज्म और मार्टियर। सुने आपने? देशभक्ति और देश के लिए जान देना, देश के लिए जान देना मतलब शहादत। तो क्या देशभक्ति और शहादत एक ही चीज है? अच्छा है भी और नहीं भी, क्योंकि मूल भावना तो एक ही है। क्या सिर्फ देश के लिए जान देकर ही देशभक्ति करी जा सकती है? नहीं, देशभक्ति करने के और भी तरीके हैं। नहीं आ रही बात समझ में? तो देशभक्ति मतलब होता है, ये एक मैकेनिज्म है डाइवर्जेंट, नहीं डाइवर्जेंट एक फिनोमिना है, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। और शहादत, देश के लिए जान देना, इज वन ऑफ द मैकेनिज्म्स बाय विच यू कैन डू देशभक्ति। नहीं आई बात समझ में? और भी तरीके हैं ना देशभक्ति करने के, रिश्वत ना लेना, अपना टैक्स ईमानदारी से चुराना, चोरों को पकड़वाना, बहुत तरीके हैं, फेक लोगों को एक्सपोज करना, ऐसे बहुत सारे तरीके हैं जिससे आप देशभक्ति कर सकते हैं। नहीं कर सकते तो जान देना इधर जरूरी है, जान दे दो बस अपनी, सारे ऐसे कुछ जरूरी नहीं है ना। तो adoptive radiations are one of the mechanisms by which divergent evolution can take place. There are various other mechanisms by which divergent evolution can take place. One of those mechanisms is adoptive radiation. ये एक सुखद समस्या है। ये समस्या पॉपुलेशन में तब आई है जब पॉपुलेशन एक हैप्पी स्टेट में है और वो इतना ज्यादा फ्लरिश कर गई है कि उसका ओरिजिनल फूड और रिसोर्स उसके लिए कम पड़ गया है, इसलिए वो नई जगहों पे माइग्रेट कर रही है। बात समझ में आई नहीं आई? तो दिस इज वन ऑफ द मैकेनिज्म्स, पॉजिटिव मैकेनिज्म विच विल लीड टू डाइवर्जेंट एवोल्यूशन, जिससे अलग अलग तरह के स्पीशीज क्रिएट होंगी। लेकिन समस्याएं खराब भी हो सकती हैं, जो हम बाद में पढ़ेंगे। प्रीडेटर पे इंटरेक्शन, खदेड़ दिए गए, नेचुरल कैलेमिटी आ गई,
और भी तरह की चीजें होती हैं जिनकी वजह से डाइवर्जेंट इवोल्यूशन हो सकता है। ये हम कहाँ पढ़ेंगे? जब हम थ्योरीज ऑफ इवोल्यूशन पढ़ेंगे कि इवोल्यूशन कैसे होता है, तब हम पढ़ेंगे कि ये कैसे होता है डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, है ना। अभी तो बस इतना बता रहा हूँ कि एडॉप्टिव रेडिएशन भी एक तरीका है जिससे डाइवर्जेंट इवोल्यूशन होता है। सो दिस adaptive radiation is one of the mechanisms by which divergent evolution can take place. This happens when the original food and resource of the population becomes scarce because the population is at its climax, है ना। और तभी तो ये होता है जब एडॉप्टिव रेडिएशन किसी पॉपुलेशन में डेवलप होते हैं, तभी तो उससे दूसरी टैक्सा इवॉल्व होती है। याद करो, कार्बोनीफेरस में, एम्फीबियम में इतने एडॉप्टिव रेडिएशन डेवलप हुए कि उनसे रेप्टाइल इवॉल्व हो गए। उसके बाद रेप्टाइल में इतने और एडॉप्टिव रेडिएशन डेवलप हुए कि उनसे मैमल और एवीज इवॉल्व हुए अलग अलग, है ना। तो जब भी किसी पॉपुलेशन के अपने क्लाइमेक्स पे होती है तो उसमें एडॉप्टिव रेडिएशन डेवलप होते हैं, और ये एडॉप्टिव रेडिएशन फिर डाइवर्जेंट इवोल्यूशन को आगे बढ़ाते हैं। तो ये एक माइक्रो इवोल्यूशन लेवल की सीढ़ी है जिससे बड़े लेवल पे इवोल्यूशन होता है। जैसे हम लोग यूथीरिया है, अब यूथीरिया में तो अलग अलग तरह के यूथीरिया हैं, घास खाने वाले, मांस खाने वाले, उड़ने वाले, बिल बना के रहने वाले, तैरने वाले, है ना, खेती करके खाने वाले। तो ये सब यूथीरिया है, ये सब डाइवर्जेंट एवोल्यूशन तो है यूथीरिया का। तो लेकिन इसकी शुरुआत कैसे हुई? माइक्रो इवोल्यूशनरी लेवल पे, जब एक ही स्पीशीज के अंदर चेंज आए। अब स्पीशीज से सब स्पीशीज बनना, नीचे की तरफ जा रहे हैं, ये मैंने फ्रिंजिला का एग्जांपल दिया नहीं दिया, फिर ऊपर जा रहे हैं। और इसमें क्या है, ये मैक्रो इवोल्यूशन है, बड़े लेवल पे है। मतलब जब बड़ा हो जाता है कोई चीज तो डाइवर्जेंट इवोल्यूशन की तरह दिखने लगती है। और उसकी जो रूट है, उसका जो वन ऑफ द मैकेनिज्म है वो क्या है? एडॉप्टिव रेडिएशन। तो फेनोमेना जो हम स्टडी करते हैं वो तो इवोल्यूशन है, और एडॉप्टिव रेडिएशन इज अ मैकेनिज्म। फर्क समझ में आ रहा है दोनों में? तो हम इसको पढ़ेंगे अगले क्लास में, आज तो टाइम हो गया। आप लोग इसमें से ना मॉर्फोलॉजिकल और एनाटॉमिकल एविडेंस में मैं आपको, अच्छा, पैरेलल इवोल्यूशन बता देना, पढ़ाना है। और फिर कुछ और चीजें भी इसमें बतानी है, मैं अगली क्लास में बताऊंगा। ये आप लोग पढ़ के आओ इसको, एविडेंसेस को, फिर करते हैं।